नमस्कार, मैं हूं आपके साथ मीमांसा मलिक। दिल्ली के रामलीला मैदान में आज कांग्रेस ने हल्ला बोल रैली की। इस रैली में राहुल गांधी ने भाषण दिया। उन्होंने कहा कि देश में बेरोजगारी और महंगाई चरम पर है। राहुल गांधी ने वो सभी बातें इस रैली में बोली जो वो अक्सर अपने भाषणों में बोलते रहे हैं। लेकिन बड़ा सवाल यह है कि राहुल की स्क्रिप्ट आखिरकार बदलती क्यों नहीं है। राहुल की रैली का ये कैसा हल्ला बोल था जिसकी पोल उन्होंने खुद ही खोल दी। जो डेटा उन्होंने अपनी रैली में दिया वो आज हम आपको दिखाने वाले हैं। पहले राहुल गांधी ने क्या क्या बातें इस रैली में बोली हैं और किस तरह से केंद्र सरकार पर निशाना साधा है, सुनिए उनकी बात। पिछले 8 सालों में आप मुझे बता दीजिए, हिंदुस्तान के गरीब आदमी को, किसान को, मजदूर को, छोटे दुकानदार को नरेंद्र मोदी जी की सरकार ने क्या फायदा दिया? डर और नफरत का फायदा हिंदुस्तान के 2 उद्योगपति उठा रहे हैं। आप बाकी उद्योगपतियों से भी पूछ लो, वो भी आपको बताएंगे कि पिछले 8 साल में हमारा कोई फायदा नहीं हुआ, सिर्फ 2 व्यक्तियों का फायदा हुआ है। 3 काले कानून लाएंगे, कहेंगे कि ये कानून किसानों के फायदे के लिए है। ये 3 कानून किसानों के लिए नहीं थे, ये 3 कानून उन्हीं 2 उद्योगपतियों के लिए थे। और हिंदुस्तान के किसान को यह बात एकदम समझ आ गई, इसलिए हिंदुस्तान का कानून, हिंदुस्तान का किसान सड़क पे आके खड़ा हो गया और उसने नरेंद्र मोदी जी को अपनी शक्ति दिखा दी। आटा 22 रुपए लीटर, आज 40 रुपए लीटर केजी। आटा 22 रुपए लीटर, आज 40 रुपए लीटर केजी। तो आइए किस तरह से कंफ्यूज हो गए कुछ राहुल गांधी ये आंकड़े बताते हुए। खैर ये एक अलग बात है, लेकिन अब इस मुद्दे पर आज हम बहस करने वाले हैं और हमारे साथ जो मेहमान इस चर्चा में शामिल हैं उनका परिचय आपसे करा दूं। हमारे साथ कांग्रेस के प्रवक्ता अभय दुबे इस वक्त जुड़े हुए हैं, राजनीतिक विश्लेषक जितेंद्र तिवारी हमारे साथ हैं, वरिष्ठ पत्रकार पीयूष पंत हमारे साथ जुड़े हुए हैं और बीजेपी के प्रवक्ता राजीव जेटली कुछ ही देर में हमारे साथ जुड़ जाएंगे। तो अभय दुबे जी, बीजेपी तो ये आरोप लगा रही है ये हल्ला बोल रैली नहीं थी, ये परिवार बचाओ रैली है। देखिए, भारतीय जनता पार्टी की कुंठा, उनका पूर्वाग्रह इसी बात को लेकर है कि राहुल गांधी जी देश के अंतिम पंक्ति में खड़े हुए लोगों के लिए अपनी आवाज मुखरता से उठा रहे हैं। क्या ये सच नहीं है कि आज जो 410 रुपए का गैस का सिलेंडर था वो 1000 रुपए पार कर दिया गया? क्या ये सच नहीं है कि 60 और 70 रुपए का जो तेल और दाल था, एडिबल ऑयल था और खाने की दाल थी, वो 200 रुपए के पार पहुंच गया? जो पेट्रोल और डीजल 65 और 70 रुपए था वो आज 100 रुपए पार पहुंच गया। बताइए ना, दाल का उत्पादन 25 मिलियन टन हिंदुस्तान की आवश्यकता है, 23 से 25 मिलियन टन उतना किसान उत्पादित कर रहा है। फिर 66 रुपए किलो की दाल समर्थन मूल्य के आधार पर भी देख ले तो 200 रुपए कैसे भी करिए। प्रधानमंत्री जी, आपने तो 5 साल पहले का, 6 साल पहले का भाषण उठाइए। आप कहते थे ऑयल सीड्स का प्रोडक्शन इतना बढ़ा दूंगा कि एडिबल ऑयल का उत्पादन घर में हम इतना कर लेंगे कि हमको आवश्यकता नहीं पड़ेगी इंपोर्ट करने की। फिर कौन 2 धन्ना सेठ ऑयल के कारोबार में कूदे और ये 200 रुपए के पार तेल पहुंच गया? बताइए तो सही। आप महामारी की विभीषिका का जिक्र करते हैं तो उसी दौरान 84 करोड़ लोगों की आमदनी घटी, 12 करोड़ लोगों के रोजगार चले गए। फिर ऐसा क्या हुआ कि 142 लोगों ने 30 लाख करोड़ रुपए अर्जित कर लिए? तो आपकी इकोनॉमी की जो दिशा है वो मुट्ठी भर लोगों को लाभ पहुंचाने की। और मुझे दुख हुआ आज आप जिस तरीके से आपने जो एक स्लिप ऑफ टंग था जिसको राहुल जी ने दुरुस्त कर दिया उसकी बात की। लेकिन क्या यह सच नहीं है कि महंगाई की आग में नियोजित रूप से हिंदुस्तान को झोंक दिया गया और वो भी सिर्फ मुट्ठी भर लोगों के लिए? राहुल गांधी जी ने बिल्कुल ठीक कहा कि जो कृषि के कानून लाए जा रहे थे वो एसेंशियल कमोडिटी एक्ट के उस संशोधन के लिए जिसमें असीमित मात्रा में फूड चेन प्रोसेसर्स को, जो वैल्यू एडिशन वाले पार्टिसिपेंट्स थे जिसमें सबसे बड़े 2 धन्ना सेठ देश के इन्वॉल्व हैं, उनको लाभ पहुंचाने के लिए। और हमने आरोप नहीं लगाया था, ये CACP लागत और मूल्य आयोग जो खुद मोदी सरकार का था
उन्होंने कहा कि ऐसे समय सरकार दाल बाजार में उतारती है जब किसानों की फसलें आने वाली होती है, इंपोर्ट की अनुमति दे देती है ताकि किसानों की फसलें प्राइजेस क्रैश हो जाए। तो ये तो हम आरोप नहीं लगा रहे हैं। तो मुझे लगता है कि हिंदुस्तान का जो अंतिम पंक्ति में खड़ा हुआ आदमी, उसके साथ न्याय होना चाहिए। और आखिरी बात, जो भीषणतम बेरोजगारी 45 वर्ष की सबसे बड़ी है, उसका मुख्य कारण है कि हमारा एमएसएमई को पूरी तरह तबाह कर दिया। और ये मैं नहीं कह रहा हूँ, ये पार्लियामेंट्री स्टैंडिंग कमेटी ऑन कॉमर्स की रिपोर्ट है। आपने $100 बिलियन का इंपोर्ट करना प्रारंभ कर दिया, आजाद भारत के इतिहास में कभी नहीं था। 2014 में जो $38 बिलियन था उसको बढ़ाकर $100 बिलियन, और सारे जो एमएसएमई थे वो इसी वजह से स्पॉइल हुए हैं। आप पार्लियामेंट्री स्टैंडिंग कमेटी ऑन कॉमर्स की रिपोर्ट पढ़ लीजिए। ठीक है, मैं जवाब ले लेती हूँ। राजीव जेटली जी हमारे साथ हैं। अभी जी, जो आपने कहा कि एक तो मुट्ठी भर लोगों को फायदा पहुंचाया जा रहा है, जो एमएसएमई सेक्टर है वो पूरी तरह से तबाह हो गया। राजीव जेटली जी जवाब दीजिए। मेरे हिसाब से राहुल गांधी जी नाराज हो जाएंगे। उन्होंने एक बार भी राहुल गांधी जी का नाम नहीं लिया। राहुल गांधी जी को लॉन्च करने के लिए रैली रखी थी और एक बार भी इन्होंने राहुल गांधी जी का नाम ना लेकर के इधर उधर की बात करी। तो इससे अंदाजा लगा लीजिए कि कितना सम्मान है इनका अपने नेता के बारे में। देखिए, मुख्य मुद्दा क्या है, पहले हम उसी पे बात करते हैं। राहुल गांधी जी ने बोला क्या था? उन्होंने कहा कि जिसे डर लगता है उसे नफरत होती है। अब डर किसे लगता है इसका अंदाजा लगाइए। डरता कौन है, नफरत किसे है? राहुल गांधी जी को नफरत है ना। किससे नफरत है? उनको चुनाव आयोग से नफरत है क्योंकि वो जीत नहीं पाते हैं। उन्हें ईडी से नफरत है क्योंकि उनकी जांच हो रही है। उन्हें इस देश के संविधान से नफरत है क्योंकि इस संविधान के ऊपर उनका विश्वास उठ गया है। अब उन्हें इस देश के अंदर, आप देखिए, सीबीआई से नफरत है। कोई भी ऐसी चीज अपने, और तो छोड़िए, अपने वरिष्ठ नेताओं से भी नफरत है, क्योंकि उनसे नफरत ना होती तो अपने सिक्योरिटी गार्ड को बोल करके ना बोलते कि गुलाम नबी आजाद साहब को जाकर बताइए उन्हें करना क्या है। आनंद शर्मा जी के पास अपने असिस्टेंट ना भेजते, खुद चले जाते और बात कर लेते। अपने वरिष्ठ नेताओं से उनको नफरत है, और उनको सबसे बड़ी जो नफरत है वो इस देश की जनता से है। इस देश की जनता से इसलिए नफरत है क्योंकि इस देश की जनता ने उनको उस क्षेत्र से हरा दिया जिस क्षेत्र पे अपना कब्जा समझते थे, जो इनकी पारिवारिक सीट कहाई जाती थी। तो ये राहुल गांधी जी जो कहना चाहते हैं, आप उसी को क्यों नहीं बोलते अभी दुबे जी? इन बातों के कोई मायने नहीं। हमारे देश के अंदर हमारी जीडीपी, हमारी ग्रोथ रेट क्या है, ये हमें बोलने की जरूरत नहीं है। ये अंतर्राष्ट्रीय एजेंसियां हमें बता रही हैं। हमारे देश के अंदर विकास की दर क्या है, ये हमें बताने की जरूरत नहीं है। इस देश का व्यक्ति बता रहा है, इस देश का नागरिक बता रहा है। इस देश के अंदर वेलफेयर की स्कीम कितनी महिलाओं को और कितने किसानों को मिली, ये उनको अपने मैंडेट के जरिए बताया जाता है। वो वोट करते हैं, हमें बताते हैं। इस देश में 14 लाख करोड़ रुपया किसानों के उत्थान के लिए, ग्रामीण उत्थान के लिए खर्च हुआ। और जब खर्च हुआ तो उसके बीच में कोई कमीशन खोर नहीं था, उसके बीच में हमने दलाल नहीं बिठाए थे। क्योंकि हमने दलाल नहीं बिठाए थे तो उसका रिटर्न हमें वोट के रूप में इस देश के प्रधानमंत्री को मिला। अब मैं आपसे पूछना चाहता हूं, अभी एक बहुत बड़ी एक एजेंसी की एक सर्वे रिपोर्ट आई, उसने ये भी बताया कि कितने कितने प्रतिशत की वृद्धि हुई है महंगाई के अंदर। उसने यूपीए सरकार की तुलना हमारी एनडीए सरकार से करी 2004 से लेकर 2014 के बीच में, और 2014 से 2022 के बीच की जो रिपोर्ट आई है। अब विश्वास करेंगे, उसके अंदर एवरेज ग्रोथ, मैं चावल, दालें, डीजल, पेट्रोल सबको मिला रहा हूं मैं, लगभग 100% की एवरेज ग्रोथ, एवरेज इन्फ्लेशन इंक्रीमेंट जो किया गया था वो किसकी सरकार में किया गया? मनमोहन सिंह जी की सरकार। हमारी सरकार में वो केवल और केवल 33% जो है वो इंक्रीज हुआ उसका रेट। उसको बकायदा एक बड़े नेशनल चैनल ने कोट किया और उसके ऊपर प्रॉपर एक पैकेज बना करके दिखाया। अब मुद्दा यहाँ पर यह है कि राहुल गांधी जी तो बार बार आप लॉन्च करना चाहते हैं, लॉन्चिंग पैड में भी खड्डे हो। चलिए ठीक है, आप कह रहे हैं कि इसके जरिए रीलॉन्चिंग की जा रही है राहुल गांधी की इन यात्राओं के जरिए। ठीक है, मैं कमेंट इस पर पीयूष पंत जी भी हमारे साथ हैं, उनका ले लेते हैं। पीयूष पंत जी, ये जो यात्राएं की जा रही हैं, अभी आज हल्ला बोल रैली, उसके बाद अब भारत जोड़ो यात्रा होने वाली है जिसमें कन्याकुमारी से लेकर कश्मीर तक ये पूरी यात्रा होगी। सबसे बड़ा ये जनसंपर्क अभियान कांग्रेस पार्टी का बताया जा रहा है। ये एक सियासी यात्रा है या इसके जरिए राहुल गांधी को रीलॉन्चिंग की कोशिश की जा रही है ताकि एक बार फिर से एक बड़े विपक्षी दल के तौर पर स्थापित किया जा सके? कैसे देख रहे हैं आप इस यात्रा को? देखिए, भारत जोड़ो यात्रा जो है निश्चित रूप से जहां एक तरफ जो है कि वर्तमान समय की मांग भी है, लेकिन उसके माध्यम से कांग्रेस कहीं न कहीं जो है अपने संगठन को जो है कहीं और जो है उसमें एक एनर्जी पैदा करने की कोशिश
करता हुआ दिखाई दे रहा है। और जिस तरह से वो ये पूरी की पूरी पदयात्रा जो है प्लान की गई है, उस अगर वो सफलतापूर्वक चलती है तो निश्चित रूप से कहीं न कहीं जो है कांग्रेस के संगठन को उससे एक फ़ायदा होगा, उसको एनर्जी मिलेगी, ऐसा दिखाई देता है। और आज की जो रैली में जिस तरह से लोग वहाँ आए हैं आज जो है, तो निश्चित रूप से एक ये मुझे लगता है कांग्रेस के लिए अच्छी खबर है। और कांग्रेस के लिए एक बेहतर माहौल बनाने के लिए और कांग्रेस में ऊर्जा पैदा करने के लिए ये एक जो है कि काफ़ी बड़ी घटना मानी जाएगी। और अगर इसी तरह ये कंटिन्यूटी चलती रही और जो है कि भारत जोड़ो यात्रा में भी इस तरह उत्साह दिखाई दिया, तो निश्चित रूप से देखिए कि राहुल गांधी भले ही अध्यक्ष बने न बने, लेकिन कांग्रेस की जो एक लगातार एक मृतप्राय सा संगठन दिखाई दे रहा है और इसीलिए लगातार उसकी हार हो रही, क्योंकि संगठन कहीं पे भी दिखाई नहीं देता है, तो वो उसमें एक फिर से जान फूकी जाएगी और वो है कांग्रेस फिर से जो है अपनी पुरानी जो उसकी प्रतिष्ठा है, जो पुरानी जो जनता के साथ जो उसका एक एकाकार था, जो जनता का समर्थन था, वो शायद हासिल करने में सफल हो पाएगी। क्योंकि अभी तक जो है कि नेता तो उसके थे, दिल्ली में बैठ के वक्तव्य देते थे, राहुल गांधी भी बड़ी बड़ी बातें करते थे, लेकिन ज़मीनी स्तर पे जो है संगठन अदारत था। वहाँ पे लोगों के मुद्दों पे, लोगों की समस्याओं को लेके जो है कोई इंटरेक्शन नहीं था, कोई उनसे संपर्क नहीं था, कोई उनकी समस्याओं को। लेकिन ये यात्रा से जो है मुझे लगता है कि निश्चित रूप से एक माहौल बनेगा और कांग्रेस को अपनी खोई हुई एक प्रतिष्ठा और खोया हुआ जो उसका एक पीपुल्स कनेक्ट में जो है वो उसको फिर से हासिल करने में मुझे लगता है कि उनको सफलता मिलेगी। तो इसकी एक उम्मीद की जा रही है। अब देखिए क्या होता है 7 तारीख से ये यात्रा किस तरह से निकलती है। ठीक है, जितेंद्र तिवारी भी हमारे साथ हैं। जितेंद्र तिवारी जी, इस यात्रा के जरिए, आज की इस रैली के जरिए आपको लग रहा है कि कांग्रेस पार्टी में के लिए ये संजीवनी साबित होगी? और जो बात कह रहे हैं यहाँ पर पीयूष पंत जी कि एक नई ऊर्जा जिसकी जरूरत है कांग्रेस पार्टी को, और एक विरोधी दल होने के नाते इस तरह के मुद्दे क्यों ना उठाए जाए? जितेंद्र तिवारी जी। निश्चित रूप से मेरी आवाज आ रही है? हाँ, आ रही है आपकी आवाज। तो निश्चित कोई भी राजनीतिक दल है, उसका ये अधिकार भी है, कर्तव्य भी है, और उसको आगे बढ़ना है तो ये वो उसका काम है कि वो लगातार जनता से संवाद करे, उससे कनेक्ट हो, सरकार की जो खामियां हैं उनको सामने लाने का काम करे, अपना जनसमर्थन बढ़ाए। और सीधी सीधी बात है कि 2024 साफ साफ दिख रहा है सबको, राहुल गांधी जी को भी दिख रहा है। इसलिए कांग्रेस जो एक प्रकार से मरणासन्न है या मूर्छा की अवस्था में, जिसको कहें, वही मरणासन्न तो नहीं कहेंगे, मूर्छा की अवस्था में है। एक बड़ा बड़ा आदमी उनकी पार्टी छोड़कर जा रहा है, पार्टी लगातार कमजोर हो रही है। ऐसे में हल्ला बोल रैली से वे स्वयं को स्थापित करना चाहते हैं। लेकिन दुर्भाग्य ये है कि ये लॉन्चिंग, जिसको भाजपा के प्रवक्ता लॉन्च कह रहे हैं, मुझे लगता है कि गुलाम नबी आजाद जी का पत्र बहुत ठीक से पढ़ना चाहिए। राहुल गांधी जी की रीलॉन्चिंग बार बार करेंगे तो कांग्रेस इससे उबर नहीं सकती। बात महंगाई की थी निश्चित तौर पर, लेकिन आंकड़े दोनों लोगों ने गिरा दिए, कांग्रेस वालों ने भी गिरा दिए, भाजपा वालों ने भी गिरा दिए। असल मुद्दा यही था कि राहुल गांधी जी को फिर से स्थापित किया जाना है या उनको पार्टी प्रेसिडेंट दोबारा से बनना है, और उसके अलावा 2024 के इलेक्शन तक अपनी तैयारी अभी से शुरू करनी है। दुर्भाग्य को हमारे कांग्रेस के प्रवक्ता ने स्लिप ऑफ टंग कह दिया। एक छोटी सी बात, ये छोटी बात नहीं होती है भाई जी। स्लिप ऑफ टंग बताता है कि आपको आटा अभी भी नहीं मालूम है कि केजी में है कि लीटर में है, और वो 2 बार बोल गए, तो वो जनता से कनेक्ट नहीं होते। जनता वही पकड़ेगी जाकर कि आप तो आटा लीटर में लेते हैं, आपको पता ही नहीं, आटा आप खरीदने नहीं जाते। तो मुश्किल ये है कांग्रेस की कि जिन नेता को आप बार बार बढ़ा रहे हैं वो सार्वजनिक पे बौने साबित हो जा रहे हैं। इसलिए कांग्रेस को चाहिए कि जो गुलाम नबी आजाद जी ने कहा है उसको जरा धैर्य से समझे, ठीक से पढ़े और नेतृत्व में ठीक से बदल करें, अच्छा नेतृत्व लाएं। गांधी परिवार आपके लिए देश की जनता को आपके साथ जोड़ने में शायद सक्षम नहीं होगा। गांधी परिवार से बाहर कांग्रेस का नेतृत्व ढूंढे, राहुल गांधी जी की रिलॉन्चिंग काम नहीं आई।
चलिए, जो आपने आरोप यहाँ पर लगाए हैं कि नॉन सीरियस पॉलिटिशियन की एक तो जो इमेज बनती जा रही है, छवि है राहुल गांधी की, वो इस छवि को कैसे तोड़ेंगे, और ये जो स्क्रिप्ट है जिसमें बार बार एक ही बात वो दोहराते हुए नजर आते हैं, जो रिपीटिशन नजर आता है, ये कब बदलाव आएगा? वो ये नहीं क्यों नहीं बताते कि वो क्या करने वाले हैं? वो कमियां तो जरूर गिनाते हैं, मैं इस पर लूंगी जरूर कमेंट अभय दुबे जी का, लेकिन उससे पहले जितने आरोप लगाए गए हैं महंगाई को लेकर, बेरोजगारी को लेकर, और जो आंकड़े जारी किए राहुल गांधी ने, उसके बाद जो जवाब बीजेपी के प्रवक्ता संबित पात्रा की ओर से दिया गया उन तमाम आरोपों पर, पहले वो आपको सुनवा देते हैं। अगर सही बताएं तो ये रैली एक परिवार बचाओ आंदोलन था, एक परिवार बचाओ रैली थी। जिस प्रकार से नेशनल हेराल्ड केस में खुद इनके पूर्व मुख्यमंत्री, 4 बार के मुख्यमंत्री उत्तर प्रदेश के, दशकों पहले जिनकी मृत्यु हो चुकी है, उन्होंने भी नेशनल हेराल्ड के विषय को उठाया, और आज गांधी परिवार को लग रहा है कि वो संपूर्णतः घिर गए हैं, तो अपनी साख को बचाने के लिए, अपने अस्तित्व को बचाने के लिए उन्होंने इस रैली का स्वांग किया है। अभय दुबे जी, स्क्रिप्ट कब बदलेगी? मीमांसा जी, देखिए 2-3 प्रमुख बातें हैं। मेरे किसी साथी मित्र ने कहा कि वो स्लिप ऑफ टंग नहीं होता है। साहब, ज़ुबान का फिसलना उतना घातक नहीं है जितना सत्ता की नीयत का फिसल जाना घातक होता है। जो सत्ता की नीयत फिसल गई ना और अपने पूंजीपति मित्रों को लाभ पहुंचाने लगे, वो बहुत ज़्यादा घातक है। मैं बताता हूँ सिलसिलेवार। इन्होंने कहा किसानों का जिक्र किया, तो हमने तो रिपोर्ट जारी नहीं की। बरेली की रैली 2016 में प्रधानमंत्री जी ने घोषणा की थी कि किसान भाइयों में 5 साल में आपकी आमदनी दोगुनी कर दूंगा 2022 तक। क्या हुआ? इन्हीं के एनएसएसओ ने रिपोर्ट दी कि किसान की आमदनी 27 रुपए प्रतिदिन रह गई। तो फिर प्रधानमंत्री जी ये बताइए कि आपका एक मित्र तो 1002 करोड़ रुपए रोज कमाए और किसान की आमदनी 27 रुपए रह जाए, तो क्या राहुल गांधी जी मुखरता से उस बात को नहीं उठाएंगे? आपने जिक्र किया प्रधानमंत्री जी का, मुझे भाषण याद है कि मेरी माता बहनों, मैं उज्ज्वला की योजना इसलिए लेकर आ रहा हूं कि धुएं से आपके लंग्स खराब होते हैं, आप बीमारी की आगोश में चली जाती हैं। तो फिर प्रधानमंत्री जी 1000 रुपए का गैस का सिलेंडर आपने कर दिया, और पार्लियामेंट में अभी बताया इस बात को कि 3.5 करोड़ उज्ज्वला बहनों ने इस वर्ष एक भी सिलेंडर नहीं लिया है। वो फिर से धुआं पीने के लिए बाध्य हो गई। प्रधानमंत्री जी, बड़े बड़े ढिंडोरा पीटा मुद्रा योजना का क्या हुआ बताइए ना देश को। 32 करोड़ में से 27 करोड़ मुद्रा के लोन सिर्फ 50,000 रुपए से कम शिशु कैटेगरी में दिए, तो देश को बताइए कि वो एनपीए क्यों हो गए। आप बताइए 10,70,000 करोड़ रुपए तो आप राइट ऑफ कर देते हैं बड़े बड़े उद्योगपतियों का। आपने जो कारपोरेट टैक्स में कमी की है, उससे पार्लियामेंट्री कमेटी ने बताया कि देश को 1,84,000 करोड़ रुपए का नुकसान हुआ। किसानों का कर्ज माफी पर तो आप सहमति देते नहीं, लेकिन कारपोरेट टैक्स कम करके देश को नुकसान पहुंचाते। तो राहुल गांधी जी मुखरता से बात उठाएंगे। और क्या रीलॉन्चिंग की बात कर रहे हैं? दिसंबर में जब हमने रैली की तब भी कह रहे थे, जब राजस्थान में आपने अनुमति नहीं दी थी, हमने दिसंबर में रैली की महंगाई पर, तो आपने कहा रीलॉन्चिंग हो रही है। जब हमने जुलाई में सड़क पर अभियान प्रारंभ किया तो कह रहे हैं कि रीलॉन्चिंग हो रही है। जब अगस्त को हम प्रधानमंत्री जी के घर सारे सांसद आग्रह करना चाहते थे कि आप महंगाई की आग में मत झोंकिए देश को, 27 लाख करोड़ रुपए पेट्रोलियम प्रोडक्ट पर एक्साइज ड्यूटी बढ़ाकर सरकार ने संग्रहित कर ली। क्या कहा था 2017 में आपने कि हम एक डायनामिक फ्यूल प्राइसिंग पॉलिसी लेकर आ रहे हैं, और बताया था कि इंटरनेशनल मार्केट में क्रूड ऑयल के प्राइस बढ़ेंगे तो भी देश की जनता पर उसका भार नहीं आएगा, और कम होते तो ट्रांसफर कर देंगे। अरे तो $20 पर बैरल तक भी पहुंच गए थे। जनता को आपने ट्रांसफर क्यों नहीं किया? देश को बताना चाहिए ना। तो राहुल गांधी जी दृढ़ता से ये मुद्दे देश के सम्मुख रखेंगे, और ये नैतिक दायित्व है हमारा। इसमें लॉन्चिंग रीलॉन्चिंग का प्रश्न नहीं है। राहुल जी पर जितने भी राहुल जी ने आज तक सवाल तो पूछे जाएंगे। अगर पेट्रोल की कीमतें इतनी ज्यादा बढ़ रही हैं, अगर सब्जी और दालों के रेट इतने बढ़ रहे हैं, तेल के दाम इतने बढ़ रहे हैं, तो सवाल तो आपसे भी पूछा जाएगा। और अगर कोई रैली करते हैं राहुल गांधी, एक और आप कहते हैं कि हाँ, आप उन्हें गंभीरता से नहीं लेते, लेकिन उन्हीं पर सबसे ज्यादा हमला आपकी ओर से होता है, तो यानी कि आप उन्हें सीरियसली ले रहे हैं, तभी आप उसका रिएक्शन देते हैं बार बार। देखिए, 2 बातें हैं। पहली बात तो यह है कि आपने देखिए राहुल गांधी जी ने वक्त पे अभी पीछे भी देखा आपने, जब वो विदेश गए थे पूरे परिवार के साथ, तो उससे पहले भी इन्होंने यहाँ पर रैलियां करी थी। और रैली का उद्देश्य क्या था?
रैली के अंदर दो प्रदेशों के मुख्यमंत्रियों को बुलाया, सड़कों पर बिठाया और बिठा करके बोला अपनी गिरफ्तारी दीजिए। और उसकी वजह बताइए क्या थी? वजह ये थी कि ये सीबीआई या ईडी हमारे खिलाफ जांच क्यों कर रही है। वजह ये थी कि अगर हमने घोटाला किया है तो हमारे पास ये घोटाला करने का अधिकार है, क्योंकि हम गांधी परिवार से आते हैं। और अगर हमने घोटाला किया है तो वो प्रदेशों के मुख्यमंत्री अपने प्रदेशों को छोड़ के हमारे पक्ष में सड़कों पर बैठे और अपनी गिरफ्तारी दें। बताइए हम क्या जवाब देंगे अशोक गहलोत राजस्थान की जनता को कि कहाँ जा रहा हूँ मैं, दिल्ली क्या करने जा रहा हूँ? दिल्ली इसलिए जा रहा हूँ कि मेरे बड़े बड़े जो नेता हैं गांधी परिवार के, वो भ्रष्टाचार में लिप्त है, मुझे उनके पक्ष में बैठना है, भ्रष्टाचार के पक्ष में। क्या बताएंगे छत्तीसगढ़ के मुख्यमंत्री? तो मुद्दा यहाँ पर केवल ये है कि ये बार बार जो जिस तरीके की रैलियां करते हैं उसके एजेंडे बदलते रहते हैं। उस वक्त भी देखिए महंगाई की बात करी इन्होंने, राजस्थान में एक बड़ी रैली करी थी, आपको याद होगा, राहुल गांधी जी ने, और कहा था महंगाई रैली कर रहे हैं। एक बार भी महंगाई के ऊपर एक शब्द नहीं बोला जहां पर इनकी अपनी सरकार चल रही है। वहां जाके हिंदुत्व, हिंदू और हिंदुत्व की बात कर रहे थे, बता रहे थे कि हिंदुत्व वो होता है जो पीठ पे चूल्हा घोंपता है और हिंदू वो होता है जो छाती पे चूल्हा घोंपता है। कहीं पे इन्होंने एक बार भी महंगाई का जिक्र नहीं किया। कुछ उनका अपना प्रदेश था जहाँ सबसे ज्यादा वैट पेट्रोल और डीजल के ऊपर लगता है, वहां क्यों नहीं बोल करके आए बताइए? कांग्रेस की आज हल्ला बोल रैली थी महंगाई के खिलाफ रामलीला मैदान में, और राहुल गांधी की ओर से कई आंकड़े भी गिनाए गए और केंद्र सरकार को घेरने की कोशिश की गई बेरोजगारी के मुद्दे पर, महंगाई के मुद्दे पर। और ये उन्होंने आरोप लगाया कि जो सारा का सारा कंट्रोल है वो उद्योगपतियों के हाथ में दे दिया गया है। और इस तरह के तमाम आरोप वो पहले भी लगाते रहे हैं। महंगाई को लेकर आपको याद होगा अगस्त के महीने में भी कांग्रेस पार्टी ने इसी तरह से देशव्यापी विरोध प्रदर्शन किया था, और तब भी महंगाई के मुद्दे को लेकर ही केंद्र सरकार को घेरने की कोशिश की थी। तो एक बार फिर से ये रैली हुई, शक्ति प्रदर्शन की भी कोशिश की गई। हालांकि इस रैली में बहुत बड़ी तादाद में कांग्रेस कार्यकर्ता जुटे हुए थे, और आप देख रहे हैं राहुल गांधी इस वक्त ट्रेंड कर रहे हैं। तो राहुल गांधी ट्रेंड करते हुए, लेकिन एक और वजह से भी वो ट्रोल हो रहे हैं, क्योंकि दरअसल उनका जो भाषण था और जब उन्होंने केंद्र सरकार को घेरा महंगाई के मुद्दे पर, तो जब वो कीमतें गिना रहे थे, कुछ आंकड़े बता रहे थे, तो आटे की जो कीमत है उन्होंने वो बता दी कि 20 रुपए प्रति लीटर से किस तरह से अब 44 प्रति लीटर पहुंच गया है। तो लीटर संज्ञा का उन्होंने इस्तेमाल किया और उसके बाद वो ट्रोल हो रहे हैं। 22 रुपए लीटर, आज 40 रुपए लीटर केजी। आटा 22 रुपए लीटर, आज 40 रुपए लीटर केजी। तो एक बार तो गलती हो जाती है, लेकिन राहुल गांधी अक्सर इस तरह की जो हैं कर देते हैं, स्लिप ऑफ टंग उनका कई बार पहले भी हो चुका है और लगातार वो इसको लेकर ज़रूर घिरते भी रहे हैं। ये अलग बात है, लेकिन फिर भी मैं अभय दुबे जी, मेरा आपसे सवाल ये है कि तमाम देश आप देख लीजिए कोरोना काल के बाद, चाहे वो आप पड़ोसी देशों को देख लीजिए, यूके को देख लीजिए, अमेरिका को देख लीजिए, सब जगह जो इन्फ्लेशन है, महंगाई है, वो बढ़ी है। अब महंगाई का मुद्दा आपने पिछले महीने भी उठाया था, आप लगातार केंद्र सरकार को घेरते रहे हैं महंगाई के मुद्दे पर, लेकिन आपको लगता है ये क्लिक करेगा? क्योंकि जब हम वर्ल्ड वाइड देखते हैं पिक्चर, तो हम देखते हैं कि तमाम देशों में ये महंगाई बढ़ रही है। ऐसा नहीं है कि हमारा इकलौता देश है जो महंगाई की मार इस वक्त झेल रहा है। देखिए मीमांसा जी, देश का नागरिक बेहद त्रस्त है महंगाई से, और भारतीय जनता पार्टी की उन नीतियों से मैं आपको कुछ छोटे छोटे से प्रमाण देता हूं, जिससे सिद्ध होगा कि हिंदुस्तान में महंगाई इस कोरोना महामारी की अपेक्षा जो चंद मुट्ठी भर लोगों को फ़ायदा पहुंचाने की नीति है उसकी वजह से हो रही है। मैं पूछना चाहता हूं, आप एग्रीकल्चर मिनिस्ट्री के स्टैटिस्टिक्स डिपार्टमेंट जाइए, देखिए वेबसाइट पर कि दाल का प्रोडक्शन कितना किया किसानों ने हिंदुस्तान की आवश्यकता के अनुसार दाल का पर्याप्त उत्पादन किया। दाल 200 रुपए कैसे पहुंच गई बताइए आप? 66 रुपये, 66 रुपये समर्थन मूल्य अरहर की दाल का है किलो का, वो 200 रुपये के पार कैसे पहुंची? कौन बड़े लोग हैं जिन्होंने पल्स एसोसिएशन ऑफ इंडिया से समझौता किया? कौन बड़े होल्डर्स हैं जो अपने गोडाउनों में दाल होल्डिंग करके रखते हैं? क्यों? मैंने तो आरोप नहीं लगाया, CACP ने लगाया कि नियोजित रूप से प्राइसेस क्रैश कराए जा रहे हैं। ईडेबल ऑयल का तो खुद प्राइम मिनिस्टर ने कहा था ना, जब इतना बड़ा उत्पादन हो रहा है ऑयल सीड्स का, तो इंडिजीनियस प्रोडक्शन की अपेक्षा आप इंपोर्ट की छूट किन लोगों को दे रहे हैं? रामविलास पासवान जी की आखिरी प्रेस कॉन्फ्रेंस सुनिएगा,
जब पाम ऑयल पर रिस्ट्रिक्शन लगाई थी तब इस बात के संकेत मिल गए थे कि कृत्रिम रूप से भाव बढ़ाने की ये कोशिश कर रहे हैं। 27 लाख करोड़ रुपए अगर आप पेट्रोलियम प्रोडक्ट पे से निकाल लोगे लोगों की जेब से तो राहत देनी चाहिए थे ना। हम लोगों की सरकार थी जब 1,40,000 करोड़ रुपए की सब्सिडी प्रोवाइड करते थे और कीमतों का नियंत्रण करके रखते थे। आजाद भारत के इतिहास में कभी ऐसा नहीं हुआ। जितना चाहे राहुल गांधी जी को बदनाम करिए, आपको आजादी है। आपका चैनल भी अगर प्रायोजित रूप से ये बताए, आपने खुद ने भी कहा जबकि उन्होंने करेक्ट किया था उसको केजी संबोधित किया क्योंकि वो लगातार लीटर में डेटा पढ़ रहे थे। आप भी होंगे तो आपसे भी गलती होती। प्रधानमंत्री जी कई सारी गलतियां करते हैं, उस पर कार्यक्रम नहीं करते। उन्होंने क्या कहा था, 410 रुपए प्रति जो सिलेंडर मिलता था वो 1,053 रुपए हो गया। 71 रुपए लीटर जो पेट्रोल था वो 110-12 रुपए हो गया। डीजल जो 55 रुपए था वो 100 रुपए हो गया, लीटर हो गया। तो लीटर बोलते फिर उन्होंने उस बात को करेक्ट किया। मुद्दा ये है ही नहीं। आज मैं प्रार्थना करना चाहता हूं भारतीय जनता पार्टी से, प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी से, मोदी जी जितना चाहे आप राहुल गांधी जी को बदनाम करने की कोशिश कराइए, अपने ट्रोल कराइए, अपने प्रवक्ताओं को कहिए कि वो कहें, लेकिन आज देश के लोगों को राहत दीजिए। प्रधानमंत्री जी, घर चलाना मुश्किल हो रहा है। जानते हैं आप, डेली वेजर्स का जो आत्महत्या है, कुल आत्महत्या में से 42% लोगों ने की है। आपकी सत्ता की सरपरस्ती में 80,000 से अधिक किसानों ने आत्महत्या की। प्रधानमंत्री जी, उनकी आमदनी नहीं बढ़ी। बार बार आरोप लगाते, पूछिए ना इनसे, एक बार दिल पर हाथ रख के पूछिए, जो कहते हैं भ्रष्टाचार के आरोप राहुल गांधी जी और नेशनल हेराल्ड, क्यों स्टे ले रखा है? ट्रायल कोर्ट में केस क्यों नहीं चल रहा है? 1 साल से अधिक हुआ, उस पर स्टे ले रखा है। कोर्ट कह रही है कि 2011 के बाद से जो प्रोसिक्यूशन एविडेंसेस हैं उसको 12 तारीख पर तारीख देते हैं, क्योंकि प्रमाण नहीं है मीमांसा जी इनके पास। ये अपनी नाकामियों को छुपाने के लिए, प्रतिपक्षी दल के लोगों को बदनाम करने के लिए, जो दो भारतीय जनता पार्टी के 2 भाई हैं, बेरोजगारी और महंगाई, उन पर सवाल खड़ा करते हैं तो 2 घर जमाई को भेज देते हैं, ये ईडी और सीबीआई को। ये बंद कीजिए। देश को आप अच्छा काम करेंगे, हम प्रशंसा करने को आतुर हैं। चलिए, आप जब बेरोजगारी महंगाई पर सवाल होता है तो ये फिर भाग क्यों जाते हैं, जवाब क्यों नहीं देते? राजीव जेटली से जवाब भी लेंगे, लेकिन उससे पहले अभय जी एक आंकड़ा जरूर दिखाएंगे। एक ग्राफिक्स हम दिखाते हैं जिसमें पता चलता है कि कैसे यूपीए सरकार में थोक मूल्य सूचकांक नेगेटिव था, जो अब पॉजिटिव हो गया है। अब ये आंकड़े हैं, आंकड़े झूठ नहीं बोलते हैं। मैं चाहती हूं इस पर जो हमारे दूसरे मेहमान हैं वो जरूर इस पर कमेंट करें। जितेंद्र जी, ये जो ग्राफिक्स हम दिखा रहे हैं, ये -3.7 और फिर ये पॉजिटिव हो जाता है, तो फिर हम क्या इन आंकड़ों को देखना बंद कर दें? देखिए, मेरी आवाज आ रही है? जी आ रही है जी। देखिए, मैं ऐसा समझता हूं कि केवल महंगाई, देखिए महंगाई एक ऐसी बात जरूर है जो लोगों को नियमित रूप से चुभती है, छूती है, लेकिन लोगों ने ये देखा है, पाया है, और आप समझ लीजिए कि जिस प्रकार से कोविड के दौरान 80 करोड़ लोगों को नियमित रूप से फ्री राशन दिया गया है। जो गरीब गुरबे थे, जिनके पास काम नहीं था, वो योजना जो 2020 में लागू हुई वो बहुत अब तक चली आई और अब जाके कुछ राज्यों में बंद हो गई। लोगों को राहत पहुंचाने का वो जो काम किया उसका असर आज भी है। इसलिए जो महंगाई है, सबको मालूम है कि वैश्विक महंगाई है। यहाँ पेट्रोल 100 रुपए है, एक ही पेट का पैदा हुआ पाकिस्तान बगल में है, उसकी भी वही स्थिति है। 233 रुपए पेट्रोल है, 244 रुपए डीजल है। बांग्लादेश में देख लीजिए 150% से ऊपर पेट्रोल और डीजल चल रहा है। तो जो चीज हमारे यहाँ पैदा नहीं, हाँ, जहां तक दाल की बात है, सरसों के तेल की बात है, कृषि उत्पादन की बात है, क्या पहले बिल्कुल उत्पादन नहीं होता था जो उसकी कीमतें ली जाती इतनी 100 रुपए थी? अब तो मैं ये कह रहा हूं, मैं ये कहना चाहता हूं कि किसानों की आय में ये जो आंकड़े बार बार आते हैं ना, 27 रुपए रह गए, 32 रुपए पहुंच गई, वहां कम हो गई, ये आंकड़ों से लोगों को बहुत दिन तक नहीं बरगलाया और समझाया जा सकता, क्योंकि आंकड़े तो अर्थशास्त्री लोग जानते हैं कि महंगाई कितनी बढ़ गई और हमारा सकल घरेलू उत्पाद जो है
अब जैसे भाजपा के प्रवक्ता कह रहे थे कि भाई पहली तिमाही में वो 13.5% से ज्यादा सकल घरेलू जीडीपी हमारा आया है, जबकि मैं भी पढ़ रहा था चाइना का 4.8 है। लेकिन ये इंटेलेक्चुअल बहस के लिए है। आम आदमी ये देख रहा है कि चौतरफा विकास कहीं न कहीं हो रहा है। अगर कुछ महंगाई उसको देखनी पड़ रही है, मैं खुद कहता हूं, मैं यहाँ से मेरठ जाता हूँ, यहाँ लखनऊ जाता हूँ, मैं देखता हूँ ऐसे एक्सप्रेस वे नहीं थे, ऐसी ट्रेनें नहीं थी, बहुत सारी सुविधाएं। अभी मैं दिल्ली से मैं ही चलता हूँ तो वो जो अंडरपास बना दिया है प्रगति मैदान का, मैं उसका उपयोग करता हूँ, तो मुझे लगता है कि हाँ, ये सरकार कुछ डेवलपमेंट के बहुत सारे काम कर रही है, जिससे आम आदमी को बहुत सारी सुविधा हो रही है। थोड़ी सी महंगाई होती है तो हमको झेलनी पड़ती है। जी। और पीयूष दी, मुझे इस वक्त मनमोहन सिंह जी का वो स्टेटमेंट याद आ रहा था, जो जब उनसे महंगाई के बारे में पूछा गया था, पेट्रोल डीजल की कीमतें में एकदम से उछाल आया था यूपीए सरकार के दौरान, तो उन्होंने कहा था कि जो पैसे हैं वो पेड़ पर नहीं उगते हैं, हमारे पास और कोई ऑप्शन नहीं था। यही रेणुका चौधरी जो कांग्रेस पार्टी की थी, जब ये सत्ता में होते हैं तो फिर अलग बात बोली जाती है, जब आप विपक्ष में होते हैं तो फिर आपकी बातें बदल जाती हैं। अब यहाँ तक कि जवाहरलाल नेहरू जी ने भी यही कहा था कि जो अमेरिका में होता है उसका प्रभाव ज़रूर हमारे देश पर भी पड़ता है। 900 रुपये का सिलेंडर अगर आप ले रहे हो तो ये क्या आप अफोर्ड नहीं कर सकते? क्या आम आदमी इतने पैसे नहीं दे सकता? तो ये सत्ता पक्ष में जब आप होते हैं, विपक्ष में होते हैं, तो बात आपकी बदल जाती है। पीयूष पंत, देखिए मीमांसा जी, ये हम देखते हैं, ऐसा होता है कि सत्ता पक्ष में आने पे आप कुछ और धुन बजाने लगते हैं और विपक्ष में रह के कुछ और धुन बजाते हैं आप, क्योंकि विपक्ष में आपके ऊपर ये लगता है आपकी जिम्मेदारी कि आपको जो है कि एक जनता के जो मुद्दे हैं, जो जनता जो महसूस कर रही है, जो जनता को जो कष्ट है, उसको आप जो है सामने लाओ और सरकार के सामने उन चीज़ों को लेके आओ और आलोचना। लेकिन जब आप सरकार में होते हैं तो कुछ आपकी मजबूरी होती है, कुछ आप पे दबाव होते हैं, जिसमें आप जो है कि उनके दबाव में आके जो है कि जनता के विरोध में जो है काम करने लगते हैं। तो इसमें देखिए दोनों भूमिका अलग अलग होती है निश्चित रूप से, एक के आधार पे दूसरे को हम उस तरह से जस्टिफाई नहीं कर सकते, लेकिन कहीं ना कहीं एक नैतिकता होना भी ज़रूरी है। क्योंकि देखिए अगर आप देखें तो वही ये बीजेपी के ही लोग थे जो आप देखिए 2014 से पहले जो जिस तरह की बातें करते थे, जो भी जिन चीज़ों की जो है कि आक्रमण करते थे यूपीए सरकार में, आज वही चीज़ों को आज ये भी कर रहे हैं, उसी तरीके से कर रहे हैं। क्योंकि जब आप सरकार में होते हैं तो बहुत से दबाव होते हैं आपके, लेकिन इसका मतलब ये नहीं कि आप जनता का शोषण कीजिए, जनता को राहत मत दीजिए। देखिए जहाँ तक पेट्रोल और डीजल का सवाल है तो ये तो आप देखिए जो है कि रूस और यूक्रेन की लड़ाई तो बहुत बाद में शुरू हुई, उसके पहले से ही जो है लगातार दाम बढ़ रहे थे और हमारे यहाँ निश्चित रूप से राहत दी जा सकती थी, लेकिन सरकार ने दी नहीं वो राहत जो दी थी। और सबसे ज़्यादा डीजल के अगर दाम बढ़ते हैं तो निश्चित रूप से बाकी जितने कंज्यूमर गुड्स हैं उनके दाम भी बढ़ते हैं, ये हम और आप सभी जानते हैं। तो इसलिए जो है सरकार की ड्यूटी बनती है कि तमाम विषम परिस्थितियों के बावजूद जनता को ज़्यादा से ज़्यादा राहत दे, जिससे उसका जो जीवन स्तर है वो ठीक ठाक बना रहे और उसको दिक्कतें ना आए। तो अगर दिक्कतें आएंगी तो विपक्ष का ये कर्तव्य बन जाता है कि वो उन मुद्दों को बढ़ चढ़ के उठाए, क्योंकि जो है आम आदमी परेशान है। आज आप देखिए बात हो रही है कि आप विकास हो रहा है तो महंगाई तो झेल लेते हैं, ऐसा नहीं है। ये बात मैं नहीं मानता। आम आदमी की जेब से लगातार पैसा निकलता चला जा रहा है, जीएसटी की जो मार पड़ रही है हर चीज़ में, वो उसका जीवन दूभर होता चला जा रहा है। ठीक है, जिसके पास पैसा है उसमें क्या हो रहा है, आप देखिए एक्सप्रेस वे में क्या हो रहा है, टोल को लगातार बढ़ा दिया जा रहा है। क्या एक कॉमन आदमी के लिए या कह लीजिए कि लोअर मिडिल या मिडिल क्लास के लिए भी क्या उसमें जाना, बहुत फ्रीक्वेंटली जाना क्या आसान होगा? जिस तरह से जवाब देना होगा यहाँ पर राजीव जेटली। पैसे वाले लोगों के लिए पूरा विकास जो हमारा हो रहा है वो पैसे वालों के लिए बिल्कुल सही बात आपने बोली। जो आम आदमी है उसकी जेब से तो पैसा निकाल ही लाप रहे हैं और इसीलिए आरोप लगते हैं आप पर कि आप तो आम आदमी को निचोड़ रहे हैं। जीएसटी जो है वो जरूरत की जो आम चीजें हैं, रोजमर्रा की चीजें हैं, चाहे वो दूध है, पनीर है, छाछ है, उस पर भी आपने जीएसटी लगा दिया। देखिए सबसे बड़ी जरूरत इस देश की कहा जाता है, कभी आपने दूध, पनीर और ये खीर सब्जी नहीं सुना हुआ। सबसे पहली बात बोली जाती है रोटी। कांग्रेस की सरकार के अंदर आटे पर वैट लगा रहा, हमेशा से लगा रहा। और आपको एक बात बताता हूँ, जीएसटी काउंसिल के अंदर कांग्रेस के 2 फाइनेंस मिनिस्टर इस बात का विरोध करते हुए नजर आए जब अरुण जेटली जी फाइनेंस मिनिस्टर थे, कि आपने कुछ प्रोडक्ट के ऊपर अभी तक भी जो जीएसटी लगाया है वो बेहतर नहीं लगा पाए, इसको और बढ़ाने की जरूरत है।
उस विरोध को 3 फाइनेंस मिनिस्टरों ने करा, 2 कांग्रेस सरकार ने और 1 केरला सरकार। तो ये जो बाहर कहते हैं, अंदर कहते हैं, और जो बाहर कहते हैं, उन दोनों बातों में बहुत फर्क होता है। बाहर इनको राहुल जी को लॉन्च करना होता है, अंदर बैठ के शायद कभी कभी अपने प्रदेशों के बारे में भी चिंता कर लेते हैं, सोच लेते हैं वहां के फाइनेंस मिनिस्टर। अब मुद्दा यहाँ पर हम बार बार भटक क्यों जाते हैं? आपने इतना देखिए 36-37 मिनट निकल गए और राहुल गांधी जी का नाम भी नहीं लिया एक बार ना। अभय दुबे जी ने लिया। अभय दुबे जी भी बचते हुए नजर आ रहे हैं। वो भी कहीं ना कहीं से कोई आंकड़े उठा के ला रहे हैं, सोच रहे हैं मैं राहुल गांधी जी का नाम लूंगा तो मेरी डिबेट खराब हो जाएगी। मुद्दा यहाँ पर यह है कि देखो, ये अंत में ये सारा खेल किस बात के लिए चल रहा है? ये महंगाई के लिए नहीं चल रहा है, क्योंकि महंगाई के लिए चल रहा होता तो महंगाई की दर लगभग डबल डिजिट में पहुंची थी यूपीए सरकार, लगभग डबल डिजिट में। और आज पूरी हमारी जितना भी हमारी जो सरकार रही है 14 के बाद से, हम कभी भी आपने देखिए सिंगल डिजिट में भी हमने आज तक को भी महंगाई को छूने नहीं। मुद्दा यहाँ महंगाई नहीं है, मुद्दा यहाँ पे वेलफेयर स्कीम नहीं है। देखिए 5 करोड़ घर हमने गरीब जनता को दिए, कल्पना नहीं करी थी कभी। और थोड़ी देर पहले आपने एक बात जो इन्होंने बोली कि हाईवे बन रहे हैं तो अमीरों के लिए बन रहे हैं, ये मुझे लगता है थोड़ा सा हमारे को अपनी समझ को इसलिए बढ़ाने की जरूरत है कि अगर हाईवे बनते हैं तो पेट्रोल और डीजल की सेविंग होती है। अगर 100 रुपए का वो टोल कहीं पर लगता भी है उनका, तो लगभग उनका 500-600 रुपए का या 1000 रुपए का डीजल बच रहा होता है। टूटी सड़कों पर उनकी मेंटेनेंस नहीं हो पाती, ट्रकों की, उनका गाड़ियों की जो सामान लेकर के आते हैं, तो इससे रेट बढ़ते नहीं है, इससे रेट कम होते हैं। खैर एनीवे, फिर भी मैं इस बात में नहीं जाऊंगा। मुझे लगता है मैं ज्यादा चिंता कर रहा हूं राहुल गांधी जी की अभय दुबे से ज्यादा। अगर मैं चिंता कर रहा हूं और मैं उनका बार बार नाम ले रहा हूं, अभय दुबे जी क्यों बच रहे हैं, मुझे इस बात को समझने की जरूरत है। आप महंगाई पे चर्चा करना चाहते हैं, हम अलग से चर्चा करें। इशू यहाँ महंगाई नहीं है, इशू यहाँ पर डर है, और डर की वजह से नफरत है। और नफरत किस किस से, वो मैंने आपको डिबेट में पहले ही बोल दी। और इस देश की जनता निर्धारित करती है कि मुझे किसके साथ चलना है। आज लगभग अब देखिए हर प्रदेश में 90% चुनाव आप हार गए, 90% चुनाव। इतनी पुअर लीडरशिप अगर आपके पास है, और देखिए आप ये देखिए ना, बार बार हम कह रहे हैं कि लॉन्च करने की, रीलॉन्च करने की कोशिश कर रहे हैं, उसमें फ्यूल नहीं है रॉकेट में, और बिना फ्यूल के रॉकेट कैसे उड़ेगा बताइए? अभी धक्का मार के कितना देर तक ऊपर उठाएंगे? ग्रेविटेशनल फोर्स नीचे गिराई थी उनको बार बार ला करके। तो ये जवाब देना चाह रहे हैं अभय दुबे जी। और अभय दुबे जी, अब जरा सरकार की पीठ आप इस बात पे तो कम से कम थपथपा दीजिए आज कि यूके को भी पीछे छोड़ दिया, और 5वीं सबसे बड़ी अर्थव्यवस्था अगर दुनिया में हो गई है हमारे देश की, तो इसके लिए तो वो बधाई के पात्र नहीं है क्या? फिर ये आंकड़ा भी देखिए आप। मैं पहले तो मैं आपकी पीठ थपथपाना चाहता हूं और भूरी भूरी प्रशंसा करना चाहता हूं। पंडित जवाहरलाल नेहरू से मनमोहन सिंह जी सब सरकारों का उल्लेख किया, एक बार साहस नहीं हुआ मोदी जी का नाम लेने का। क्या कहकर आए थे मोदी जी, और क्या कहते थे? बहुत हुई महंगाई की मार, अब की बार मोदी सरकार, बेरोजगार जार अब की बार मोदी सरकार। अभी तो कहा था प्रधानमंत्री ने कि किस्मत वाला हूं मैं, इंटरनेशनल मार्केट में क्रूड ऑयल के प्राइस कम हुए हैं। तो फिर एक बार तो पूछिए उनसे। ये जो डबल डिजिट की बात कर रहे हैं ना, ये कंज्यूमर प्राइस इंडेक्स अभी जो हाल ही में जारी किया है, वेजिटेबल का इन्फ्लेशन 20.2% है, स्पाइसेस का 11% है, फुटवेयर का 11% है, सारे डबल डिजिट में। मैंने तो जारी नहीं की कोई भी डेटा। देखिए हुआ क्या है बदहाली में बताता हूँ, मैं नहीं कह रहा हूँ। आरबीआई का मिंट स्ट्रीट मेमो की रिपोर्ट पढ़िए, वो क्या कहती है कि गलत तरीके से जीएसटी और नोटबंदी के काले कानून की वजह से ये ऐसा डिजास्टरस काम किया मोदी सरकार ने कि एमएसएमई तबाह हो गया। उस एमएसएमई जिसका कि मैन्युफैक्चरिंग आउटपुट 45% है, एक्सपोर्ट में कंट्रीब्यूशन 40% है, 60 लाख एमएसएमई परमानेंट बंद हो गए। बार-बार यही समस्या ना। देखिए आप जो फिगर्स है ना दोनों, आप अपनी कन्वीनियंस के हिसाब से जो फिगर्स आपको सूट करते हैं वो आप बता देते हैं। अब ग्रोथ रेट का फिगर भी अगर आप देख लें तो वो 13.5 है, फिर वो आपने छोड़ दिया अपनी कन्वीनियंस के मुताबिक। मैं पूछ ऐसा कोई एक ये दोनों पर लागू होता है, मैं दोनों के लिए कह रही हूँ। और ये अनएम्प्लॉयमेंट की बात नहीं करेंगे जो 1 को क्रॉस कर चुका है। मैं इनसे भी पूछूंगी वो सवाल। अपने हिसाब से जो अपनी सहूलियत के हिसाब से फिगर्स रख दो, जनता को बिल्कुल कंफ्यूज कर दो। मेहमान साहब 1 आध मिनट रह गया, इनको बोलिए अरे आपकी सहूलियत के फिगर बताइए ना देश की जनता को। मैं तो अनएम्प्लॉयमेंट की भी बात कर रही हूँ, मैं दोनों के लिए कह रही हूँ अभय दुबे जी, सिर्फ आपके लिए नहीं कह रही हूँ। बताइए ना, बिना रुके बोल के दिखाइए मुझे। मतलब जनता पूरी कंफ्यूज हो जाए। आप अपने आंकड़े गिना देंगे, राजीव जेटली जी अपने आंकड़े लेकर पहुंच गए हैं। नहीं मैं अपना कोई मत जाइए आंकड़ों पर,
आप तो वास्तविकता का धरातल नहीं, तलाश नहीं, कीजिए। एक मिनट जाइए दीजिए। जमीन पर पूछिए युवाओं के पास रोजगार है क्या, वो कहेगा नहीं है। पूछिए उज्ज्वला 3.5 करोड़ बहनों ने वापस सिलेंडर घर पे रख दिए कि नहीं रख दिए, वो कहेंगे कि हाँ रख दिए। पूछिए दाल और तेल खरीद पा रहे हैं क्या, वो नहीं उससे आंकलन कीजिए ना। हमारी सरकार के समय 14 करोड़ लोगों को हमने 27 करोड़ लोगों को तो गरीबी से हमने उबारा था। हमने एम्पावरमेंट के लिए अब ये 86 करोड़ लोगों को गरीबी हटाओ का खाने नारा अधिकार आपने दिया, हम लोगों गरीबी ने हट दिया। गई क्या अब जो दुबे 1 और जी? 2 रुपए का राशन बट रहा है ना, अब आप ये तो 100 कोई गरीब रुपए होना का ही नहीं सुनिए चाहिए ना, था आज मीमांसा के, जी आपने पूछिए, 70 साल 100 रुपए का राज मुफ्त किया, राशन 1 महीने देते तो हैं अब तो कोई प्रधानमंत्री गरीब जी। बचना ही नहीं चाहिए था। तो पूछ उठाई, देखिए इकोनॉमिक सर्वे देखिए 2016 का मोदी सरकार का क्या कह रहा है। वो खुद कह रहा है कि 70% जो गरीबी रेखा के नीचे लोग हिंदुस्तान के थे आजादी के समय, वो कम होकर 20% हो गए जनवरी 2014 तक। किसके शासनकाल में? अगर आप वो उस दस्तावेज पर तो बात नहीं करेंगे, सारी सरकारों में, अटल जी का भी उसमें जिक्र कर रहा हूं, उन भी सरकारों का भी कंट्रीब्यूशन है। लेकिन मोदी सरकार ने जो किया है, आप बताइए कोई विश्व का एक देश बता दीजिए जिसके 142 लोगों ने 30 लाख करोड़ रुपए इस कोविड के क्राइसिस में अर्जित कर लिए हो, बताइए। कोई एक देश बता दीजिए जिसके 84 करोड़ लोग गरीब के आमदनी छिन गई हो, कोई एक तो उदाहरण दीजिए ना। यूके की और से और हिंदुस्तान का आप अगर कंपैरिजन करते हैं तो यहां बताइए ना प्रधानमंत्री जी पर कैपिटा इनकम क्या है, यहां बताइए ना कि महामारी की विभीषिका की, महंगाई की विभीषिका मेरा में अभी क्यों तो बेटे हिंदुस्तान मेरा को- मेरा और बहुत ये ही सब सिंपल सा कृत्रिम रूप क्वेश्चन है। है। इस मेरा बहुत ही महामारी के सिंपल सा पहले सवाल 8 क्वार्टर है, जो तक महंगाई की आप दुहाई दे रहे आज हैं, सुनिए, क्या आपके एक यूपीए के आखिरी बात शासन में करता हूं। महंगाई की मार क्या नहीं आम लोगों पर पड़ी? पीयूष जी, मैं आपका कमेंट चाहूंगी इस पर। क्या ये एक ही मैंने तो सरकार के दौरान देखने को मिल रहा है? आखिरी सवाल आखिरी तो बात ये है। कहने दीजिए मुझे, सिर्फ ये 1 सेकंड मीमांसा जी, एक क्षण। अच्छा ठीक है, आप अपनी मीमांसा बात जी, एक पूरी 10 कर सेकंड लीजिए, सिर्फ, फिर उसके मैं पीयूष बाद जी से बताओ, कमेंट कर लूंगी दीजिएगा। इस पर। देखिए, ठीक है, देखिए बिल्कुल बार बार ये जो कह रहे हैं ना कि कोविड के क्राइसिस, नहीं, कोविड के पहले 8 क्वार्टर तक लगातार हिंदुस्तान की ग्रोथ रेट नीचे जा रही थी। ऐसा इतिहास में पहले कभी नहीं हुआ। जो स्टैटिस्टिकल मिनिस्ट्री ने रिपोर्ट दी थी कि रूरल कंजम्पशन 74 साल बाद ऐसा हुआ है कि इतना नीचे 580 रुपए किसानों का चला गया था। आरबीआई ये कह रही थी कि बैंक की क्रेडिट ग्रोथ 58 साल के अपने सबसे निचले स्तर पर पहुंच गई है। कोविड के क्राइसिस की सारी पहले की रिपोर्ट है, ये आज की नहीं है। जो किसानों की आमदनी का मूल्यांकन किया है वो भी कोविड क्राइसिस के पहले का एनएसएसओ ने दिया है डेटा। तो इसलिए इन्हीं की सरकार के डेटा इनका बेनकाब कर देते हैं। और इसके पीछे जो नोटबंदी का काला कानून, जिसमें मुट्ठी भर लोगों को फायदा पहुंचाने की कोशिश की, जीएसटी देखिए तो सही आप, दही पर, दूध पर, आटे पर। अरे साहब, जो अगर अस्पताल में भर्ती हो जाए तो आईसीयू के बेड पर 1000 रुपए का होटल का कमरा ले ले तो उस पर शांति से जीने नहीं देंगे, तो मरने भी नहीं देते। मृत्यु उपरांत स्मशान घाट पर भी इन्होंने उसके निर्माण पर जीएसटी बढ़ा दिया। तो आखिर इस देश को किस दिशा में आप ले जाना चाहते हैं? ठीक है, अब मैं कमेंट ले रही हूँ पीयूष जी का, और फिर उसके बाद जितेंद्र तिवारी। जल्दी से अपनी अपनी बात रख लें। ठीक है अभय जी, मैंने आपको पूरा वक्त दे दिया। पीयूष जी और फिर उसके बाद जितेंद्र जी। धन्यवाद जी। जी पीयूष जी, मेरा सवाल यह था कि महंगाई ऐसा तो नहीं है कि अभी देखने को मिल रही है? क्या महंगाई की मार पहले नहीं रही? क्या आम लोगों पर बोझ पहले नहीं रहा? क्या यह मुद्दा पहले नहीं रहा कभी? नहीं, देखिए, ये तो उसी बात से साफ हो जाता है जब मोदी जी ने जो स्लोगन दिया था, बहुत हुई महंगाई की मार अब की बार मोदी सरकार। तो महंगाई तो तभी भी थी, निश्चित रूप से तभी ये स्लोगन दिया गया था। लेकिन अब वो महंगाई भी कहीं कहीं जो है नियंत्रण नहीं हो रही है और महंगाई लगातार बढ़ती चली जा रही है। ये देखिए, महंगाई जो है निश्चित रूप से कोई एक कांस्टेंट नहीं होती है, महंगाई घटती बढ़ती रहती है। लेकिन महंगाई को नियंत्रण में रखना ये सरकार की जिम्मेदारी होती है, जो भी सरकार हो जिस समय भी जो है। तो यूपीए के टाइम में भी एक समय था जब उन्होंने जो है कि काफ़ी कुछ महंगाई बढ़ गई थी, फिर उसको नियंत्रण करने की कोशिश की गई। यही कारण, यही हाल अभी भी है। जिस तरह से लगातार महंगाई बढ़ रही है, उसमें जो है कि महंगाई को कम करने के उपाय नहीं दिखाई दे रहे हैं और लगातार जो है कि नए नए कर लगा के जो है लोगों के और जेब से निकालने की कोशिश हो रही है। ये जो है, मुझे लगता है कि ये सबसे ज़्यादा जो है जन विरोधी काम ये सरकार कर रही है, क्योंकि इस तरह से टैक्सेशन रिजीम बना दिया है पूरी तरीके से। ठीक है, जितेंद्र तिवारी जी, जल्दी से आप भी अपनी बात रख दीजिए। मैं समझता हूं कि महंगाई, मैंने पहले भी कहा, एक ऐसा मुद्दा है जो आदमी को छूता है और सरकार को महंगाई यानी कि आम जो
आम लोगों की जो जरूरतें हैं, नियमित जरूरत है, उस पर जो नियंत्रण है, जमाखोरी है, वो न हो और उस पर नियंत्रण होना चाहिए। पर मैं इसके साथ साथ ये भी जोड़ना चाहता हूं कि महंगाई ही केवल ऐसा मुद्दा नहीं है जिसके आधार पर श्री राहुल गांधी जी मतलब अपनी राजनीति चला पाएंगे, जिसके लिए उन्होंने ये सारी रैली आज की थी। क्योंकि लोग और भी बहुत कुछ देख रहे हैं, चाहे वो देश में डेवलपमेंट देख रहे हो, चाहे वो देश भर में शांति, यानी कि हम लोग वो दिन भी याद करते हैं जिसपे अलग डिबेट होगी कि कांग्रेस के रिजीम में पूरे देश में जिस तरह से बम विस्फोट होते थे, आम आदमी असुरक्षित था, बहुत सारी चीजें इस मोदी सरकार में हुई हैं जिसके कारण से लोग उसका आकलन बेहतर करते हैं कि ये और सरकारों से कहीं ना कहीं बेहतर है। मैंने पहले भी कहा है कि महंगाई एक आम आदमी से जुड़ी बात है, लेकिन केवल महंगाई के आधार पर आप अपनी राजनीति नहीं चमका सकते। ठीक है, ये अभय जी आप जरूर कन्वे कर दीजिएगा आगे। बहुत बहुत शुक्रिया सभी मेहमानों का। हमारे साथ पीयूष जी थे, जितेंद्र जी और राजीव तिवारी जी हमारे साथ थे, और अभय जी, बहुत बहुत शुक्रिया हमारे साथ इस चर्चा में जुड़ने के लिए।